2008-9 तक जितने सीरियल ब्लास्ट हुए उस सब को 26 से 11 में यदि उस कलावा के माध्यम से कसाब यदि हिंदू साबित हो जाता तो अतीत के जितने भी सीरियल ब्लास्ट है उस सबको हिंदू आतंकवाद साबित कर दिया जाता। ये अमेरिका ने जो भारत को सौंपा है वो ऐसे थोड़ी सौंप दिया कि जाओ ले जाओ उसको इससे ले जाके खेलो। तो अमेरिका में इसने 4 साल लंबी लड़ाई लड़ी है कानून की। तो 2014 में आने के बाद क्या वो जो दुबई वाला आदमी है जिसके पास सारी जानकारी थी, जो दुबई स्टेशन था, क्या वो भी अज्ञात वीरों ने उठा दिया? क्या मेरा इतना कहना है कि बिल्कुल फांसी नहीं होनी चाहिए इसको। और इसके उलट जो अजमल कसाब के लिए था, तो अजमल कसाब के लिए वास्तव में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के तहत प्रतिभा सिंह पाटिल ने पूरा कार्यकाल निकाल दिया, उसको फांसी की सजा माफ कर दी थी एक तरह से उसकी। इसकी बानगी बंगाल से यदि हम नहीं सीख पा रहे हैं तो समझिए कि क्या कुछ हो रहा है। जो चीजें 26 से 11 को हुई वो इसी की बानगी है। इन्हीं के प्रेशर में 26 से 11 जो कि वोट बैंक की ताकत है, वरना ममता बनर्जी अपने मन से तो ऐसा कर नहीं रही होगी। वो वोट बैंक की उनकी ताकत है। और दूसरी ताकत क्या है? यही स्थिति हुई 26 से 11 में कि इन्हें लगा कि वो थोक वोट बैंक है, इसीलिए हम हिंदू आतंकवाद गढ़ते हैं। और ये चीजें प्रक्रिया रातों रात की नहीं है। उस दिन आरएसएन सिंह साहब साथ में थे तो उन्होंने बड़ी बारीकी से कहा कि 2004 से 2008-9 तक जितने सीरियल ब्लास्ट हुए उस सब को 26 से 11 में यदि उस कलावा के माध्यम से कसाब यदि हिंदू साबित हो जाता तो अतीत के जितने भी सीरियल ब्लास्ट है उस सबको हिंदू आतंकवाद साबित कर दिया जाता। यदि बंगाल से हम नहीं चेतते हैं तो क्या कुछ होता है वो आपके लुंज पुंज, आपके ये कहते हैं ना कि सनातनी और हिंदू, इन सब से समझ में आता क्या कुछ होता है। पीछे अतीत को कुछ याद कीजिए। ये आदमी देश का कानून मंत्री था, विदेश मंत्री भी रहा। ये क्या कह रहा है सोचिए। हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। इन तमाम चीजों से लग रहा है कि बुनियाद यहीं से रखी। ये बाटला हाउस एनकाउंटर की बात कर रहा था। और आप देखिए फिर मनमोहन सिंह की आवाज थोड़ी कम है। इन सब चीजों से लगता है कि तहब्बुर राना के प्रक्रिया में इन सबको किन सब चीजों से डर लग रहा है। क्या कुछ सच सामने आना है। ये देश का प्रधानमंत्री इतना लिजलिजा था उस समय में। the right decision. There was pressure on me at that time. I resisted that pressure and I think the decision. ये मनमोहन सिंह बोल रहा है सर, देश का प्रधानमंत्री। मनीष जी, मनमोहन सिंह क्या विरासत छोड़ के गया है? मनमोहन सिंह को क्या किस रूप में याद कर रहा है देश? और ये जो चाटुकार कहते हैं ना कि मनमोहन सिंह का फैसला इतिहास जब करेगा तो जूते और मारेगा। अभी तो जनता कुछ लिहाज कर रही है। ये है ना कि ये जो लिबरलाइजेशन ही लेके आया, ग्लोबलाइजेशन ही लेके आया, भारत बड़ा आगे बढ़ा, तो वो सब नहीं। ये इन कर्मों को लोग याद करेंगे जिसको अभी आपने झलक दिखाई। तो इस तरह के कायर शासक मनमोहन सिंह का नाम हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इसको कोई बहुत सराहना से, जो ये अभी मरा है तब तो लोग इसको कोई बड़ा सम्मान से इसका नाम लेते नहीं हैं। और इसके बाद जब इसके पाप केवल पाप रह जाएंगे जो ये करके गया है, उसके बाद तो लोग इसको सिवाय गाली देने के दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। बाकी क्या करके गया है उससे मतलब नहीं। मैंने फिर दोहरा रहा हूँ, तेहरा रहा हूँ कि जब नेता मर जाता है तो उसका कोई बहुत बड़ा काम उसको जिंदा रखता है या फिर उसका बहुत बड़ा कुकर्म को जिंदा रखता है, कलंक उसके साथ जाता है। बाकी आपने क्या किया वो वही के बाद खत्म हो जाती है। एकाएक जिस ढंग से कांग्रेसी बिलबिला रहे हैं, जिस ढंग से उसने अपने सिब्बलों को मैदान में उतार दिया है, क्या आपको लगता है कि सबको लग रहा है कि इस 18 दिन का जो ये कस्टडी मिला है एनआईए को, उसका खौफ है? आपने कपिल सिब्बल का बयान सुना होगा। यहीं से आप चीजों को समझ सकते हैं। ये बौखलाहट, ये तिलमिलाहट, ये खौफ किस चीज का है तहब्बुर राना को लेकर। क्लिंटन से मिले और प्रेशर डाला कि गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर जो हमारी जो एक्सेस मिली हेडली से, डेविड हेडली की जो एक्सेस थी वहीं तो से तो हमें सब कुछ मिला, एविडेंस मिली, प्राइमा फेसी एविडेंस जो कोर्ट में प्रूव होने वाली है। तो बिना उस मीटिंग से हमें कहाँ मिलती? तो ये सब देखिए, इन चीज़ों में हमें पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये
हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अभी हम उस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम एक बंदे को हमने पकड़ लिया जो आरोपी है, और इसको सजा होनी चाहिए और कानून के द्वारा होनी चाहिए। और साथ साथ में शायद उसकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन द्वारा हमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन कौन और पाकिस्तान के लोग इसमें शामिल थे। इस बात पे खुश होना चाहिए। और ये मतलब कि पॉलिटिक्स करना इस समय और अपनी तारीफ करना और दूसरों की निंदा करना, ये भी ऐसा है, छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी बातें। ये सिब्बल साजिश क्या कर रहा है, बड़ी चालाकी और धूर्तता से। देखिए कि हम लोगों ने भी प्रयास किया, हेडलीड के लिए किया, ये गोल गोल करके कह रहा है कि अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए इन्हें, और पाकिस्तान के बारे में क्या सच है, मतलब इस गोल को कहीं ना कहीं वो गोल गोल घुमा रहा है। बाकी तो मनीष जी इनका चरित्र है, यही भाषा बोलते हैं। इसके बयान में 3 बातें मैं बताता हूँ, 3 बातें दर्शक जरा गौर करें। पहली बात तो मनीष जी सबसे खतरनाक है, और ये लग रहा है कि इसकी बातचीत हो गई है, ऊपर से आदेश आ चुका है पाकिस्तान से या चीन से, जहां से भी आया है आदेश आ चुका है। ये हमको आपको मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये तहव्वुर राना के लिए वकील का कोट पहन के खड़ा नजर आएगा। ये वहां पे अदालत में इसके लिए पैरवी करता नजर आएगा। और मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने कहा इसके इस बयान से जरा मैं पहली बात है, मैं खबरों पीछे खबर देखता हूँ कि इसकी जो सबसे खास बात में इसने कहा कि छोटी छोटी बातों को छोटे छोटे लोग बड़ा करके बताते हैं। तो इसने पूरे घटनाक्रम को बहुत छोटी बात बता दिया कि तहव्वुर राना का यहाँ आना बड़ी छोटी सी बात है। दूसरे मनीष जी इसने क्या कहा कि एक आरोपी को हम पकड़ लाइए, उसको आज भी दोषी नहीं मान रहा। ये कोई अदालत में बात कर रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, ये कह रहा है कि वो एक आरोपी को हम पकड़, यानी उस पर आरोप है, अभी वो है कि नहीं है ये इसको विश्वास नहीं है, ये उसको अभी निर्दोष भी हो सकता है कपिल सिब्बल की निगाह में, अन्यथा ये उसको आरोपी कह रहा है। पूरी दुनिया उसको दुर्दांत आतंकवादी बता रहा है, पूरा कोई 26/11 का मास्टरमाइंड है, वो रचयिता है। और इसके बाद मैं एक और बात बोल दूं कि अब केवल इसके ऊपर जो मुकदमा चलाना है मनीष जी, वो औपचारिकता मात्र है, अन्यथा ये बंबई हमले में इसकी क्या भूमिका थी ये तो अमेरिका की अदालतों में प्रूव हो गया। ये अमेरिका ने जो भारत को सौंपा है, तो वो ऐसे थोड़ी सौंप दिया कि जाओ ले जाओ इसको, इससे ले जाके खेलो। अमेरिका में इसने 4 साल लंबी लड़ाई लड़ी है कानून की, और निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट की अदालत तक, और उसके बाद अमेरिका की अदालत ने इसको दोषी माना है बंबई हमले का, तब इसको भारत सरकार को सौंपा है। और उसके बाद ये कांग्रेसी कपिल सिब्बल यहाँ बैठ के दिल्ली में बता रहा है कि ये छोटी छोटी बात है, और ये आरोपी को लेकर, आरोपी को पकड़ने में इतना खुश नहीं होना चाहिए। तो ये है इन कांग्रेसियों का सच। और ये अभी आपको कोट पहन के इसके लिए कूदता फंता, रस्सी कूदता नजर आएगा। आज इसके इस बयान से जितना मनीष जी ने सुनवाया वो मेरी समझ में आया है। ये पूरा ऐसा लग रहा है पूरा गैंग तिलमिलाया हुआ है इस बात से कि तहव्वुर राना यदि, क्योंकि उसने एक बात कह दी है कि मुझे कोई ऐसा वकील नहीं, क्योंकि नियम रूल है कि उसे कोई सरकारी वकील दिया जाएगा, कोई ना कोई उसे वकील उपलब्ध कराया जाएगा। वो कहता है मुझे कोई वैसा वकील नहीं चाहिए जो नाम कमाने के लिए आए। इस तरह के मामले में तहव्वुर राना का जो भी वकील होगा, तय सी बात है वो गुमनामी में तो मरेगा नहीं। तो क्या तहव्वुर राना ने एक ऑफर कुछ ऐसे लोगों को दिया है जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, और क्या तहव्वुर इतना आसान होगा कि तहव्वुर वो पूरा राज खोल दे? क्योंकि आप दिग्विजय सिंह के संसद के बयान, फिर उसके बाद के बयान से लग रहा है कि पूरा इकोसिस्टम, खैरातियों को देख लीजिए, वो तहव्वुर राना वाला इशू मान ही रहा है, वो रूह अफ़ज़ा में मगन है, और सब अब उसके लोग ही कह रहे हैं, खुल करके सामने आ गया कि रूह अफ़ज़ा ने इन सबको फंड किया है। मतलब वो सब रूह अफ़ज़ा जानबूझ करके इतने गंभीर मामले पर विमर्श, आप देखिए किसी खैराती के यूट्यूब चैनल पर इतने बड़े मामले पे कोई चर्चा नहीं है। मनीष जी खैराती तो कह रहे कुत्ते हैं, इनको क्या हो उनको, और इनका कोई लेना देना भी नहीं, क्योंकि इसमें इनको भारत के पक्ष में बोलना पड़ेगा, भारत के खिलाफ दुश्मन उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। तो ये चुप्पी साधे हैं, क्योंकि भारत के पक्ष में तो बात ही नहीं कर सकते। मनीष जी जो देखिए, मैं हम लोग बात करते, मेरे दिमाग से उतर गया, अभी याद आ जाएगा, बात करिए फिर मुझे याद आ जाएगा मैं क्या मैं वही कह रहा हूं कि तहव्वुर राना को लेकर के जिस ढंग से ये लोग, ऐसा लग रहा है कि फटी हुई है इन सब की, इस खौफ में तहव्वुर राना से डर सोनिया के इकोसिस्टम को लग रहा है।
जितना तहबूर राणा नहीं डरा हुआ है, उससे ज्यादा डर सोनिया के पूरा गैंग को लग रहा है। मनीष जी, आज जो खबरें छपी हैं और जो न्यूज चैनलों पर भी कुछ न्यूज चैनल उसको दिखा रहे हैं, अखबारों में भी आगे उनकी वेबसाइट पर सब पे उपलब्ध है कि दो खबरें छपी हैं जो एक तरह से उसका अभी जो उसने 24 घंटे में कबूल किया है, कबूल तो क्या किया, वो पहले से उपलब्ध थी कि एक तो है कि उसने 231 बार हेडली ने बात की तहबूर राणा से। तो 231 बार बात करना महत्वपूर्ण नहीं है मनीष जी, उसने 231 बार तब बात की है जब वो हेडली हिंदुस्तान के दौरे पर था। तो इसका मतलब उसके साथ लगातार बात केवल तहबूर राणा और हेडली की हो रही थी इस बम्बई हमले को लेके। ये 231 बार पूरा डिटेल है कि कब कब हर यात्रा में उसने कितनी बातें की, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन मनीष जी, केवल यही महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें जो दूसरी बात उभर के आई है और उसमें अब क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों का मामला है, उस पर ज्यादा हम लोग को बोलना नहीं चाहिए अब वो क्या कारण था, लेकिन कारण तो मनीष जी एक जो है वो उलझन पैदा करता है कि एक खबर और है कि दुबई में बैठा कोई आदमी था जिसको पूरी जानकारी थी बम्बई हमले से पहले, जरा गौर करिए, और वो डेविड हेडली से भी बात कर रहा था, वो तहबूर राणा से भी बात कर रहा था। यानी ये पूरा एक ट्राइएंगल था जो 26/11 के हमले से पहले बना हुआ था और वो आदमी दुबई में स्टेशनड था। वह हेडली उससे जाकर दुबई में मिला भी, संभवतः तहबूर राणा से उसने मुलाकात भी करवाई और इस बात को हेडली ने भी और तहबूर राणा ने भी अमेरिकन एजेंसियों से उगल चुके हैं, ये बता चुके हैं। वो आदमी कौन है मनीष, मुद्दा ये है। और ये बात जब अमेरिका को बता दी गई थी, अमेरिकन ने हिंदुस्तान की एजेंसीज को तत्काल ट्रांसफर कर दी थी, ये सूचना है हमारे पास। तो ये बात, इस बात को बरसों हो गए, कोई ऐसा नहीं कि अमेरिका ने भी परसों बताई थी। तो ये बात आज तक कभी सामने क्यों नहीं लाई गई, ये एक बड़ी मुद्दा है। तो दुबई में बैठा वो कौन आदमी है जिसको बचाने की कोशिश हो रही है, मैं बहुत खुल के कहूंगा। अन्यथा इस मामले में तो दुबई का आदमी जब ये है तो दुबई का तो इसने निश्चित बताया होगा, चाहे वो डेविड हेडली हो चाहे तहबूर राणा हो, कि दुबई में मिले थे तो किससे मिले थे। तो ये बात अभी तक हिंदुस्तान को क्यों नहीं मालूम, तो ये अभी शुरुआती दौर है। अब ये क्यों उसको गुप्त रखा गया था, देखिए इसके दो पक्ष हैं कि पहली बात तो ये है कि पता क्यों नहीं चला और अभी तक उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। तो एक तो ये भी है कि उस दुबई के आदमी को एक तरह से बचाने की कोशिश की गई। तो उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी, ये दर्शक याद रखे। अभी अब मोदी सरकार बनना टूट पड़िएगा, क्योंकि 8 में हमला हुआ था, तो ये 2014 6 साल तक मोदी कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन एक दूसरा पहलू और भी है जिसको बोलता हूं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तो 6 साल गुजर चुके थे, ये हेडली का भी बयान सब हो चुके थे अमेरिका में, तहबूर राणा के बयान हो चुके थे, ये भी सजा पा चुका था 2013 में। तो ये सारी घटनाएं उससे पहले की हैं। तो 2014 में आने के बाद क्या वो जो दुबई वाला आदमी है जिसके पास सारी जानकारी थी, जो दुबई स्टेशन था, क्या वो भी अज्ञात वीरों ने निपटा दिया क्या, मेरा इतना कहना है। कि इस बात को भी ये भी दिमाग में रखें, क्योंकि मोदी सरकार जब आई थी तब तक ये सारी रचना सब हो चुका था। तो 2014 के बाद 15 में 16 में जब भी हो तो क्या वहां पे गुमनामी में निपटा दिया गया, जैसे गोपाल सिंह चावला को याद अक्सर मनीष जी करते हैं। तो गोपाल सिंह चावला को उछलता कूदता था तो हम लोग जिक्र कर देते हैं, लेकिन उसके बाद से दिख नहीं रहा पिछले 3 साल से। तो ऐसे ही वो दुबई वाला आदमी लेकिन था कौन, और अगर नहीं है तो उसके बाद अब सामने आना चाहिए देश के, क्योंकि निश्चित तौर पर वो कोई पाकिस्तानी तो नहीं है, ये इस बात को दर्शक समझे। क्योंकि अगर वो पाकिस्तानी होता तो अमेरिका ने भी डंका बजा दिया होता। अमेरिका खैर उसने इंडियन एजेंसीज को दिया और इंडियन एजेंसीज ने तब भी डंका बजा दिया होता, और खासकर कांग्रेसी बजा देते कि देखो ये भी पाकिस्तानी था। तो वो आदमी पाकिस्तानी नहीं है, ये इस बात को समझिए। वो हिंदुस्तान से रिलेटेड है या कहीं अगल बगल से रिलेटेड है। अब कौन है, ये एक बड़ा सवाल आया है अभी 24 घंटे की कस्टडी में, जो देश को बताना होगा, एजेंसियों को। अभी कब बताते हैं कि या कोर्ट में जाएगा तो पता चलेगा। और एक मैं तीसरी संभावना बड़ी दूर की बता रहा हूं, लेकिन क्या वो संभावना सच हो सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार दुबई से ही उठा के लाई थी क्रिश्चियन मिशेल को। जरा करेक्शन जोड़िएगा, वो उठा के तो लाया गया था
वो अगस्ता वेस्टलैंड दलाली के चक्कर में। तो दलाली के चक्कर में बहुत लोग उठाए गए, तो जमानत हो गई, छूट गए, लेकिन क्रिश्चियन मिशेल को अभी तक जमानत नहीं मिली है। 7 साल हो गए, जितनी उसकी सजा थी उतनी वो कट चुका। मेरा भी दिमाग उधर था नहीं, लेकिन अब जब ये घटनाक्रम नया सामने आया है और क्रिश्चियन मिशेल और उसका बाप, केवल क्रिश्चियन मिशेल नहीं, उसका बाप, ये सब लोग सोनिया गांधी एंड कंपनी के बड़े करीबी रहे हैं। तो क्या क्रिश्चियन मिशेल को भी मालूम था क्या कि, या उसके बाप को मालूम था क्या कि दुबई में हमला होने वाला है, और वहां पे कौन आदमी हैंडल कर रहा था, और क्या क्रिश्चियन मिशेल की कोई बड़ी भूमिका थी यहाँ पर उसके हैंडलरों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में, राजनीति के लोगों से जुड़वाने में? क्योंकि आप गौर करिए, मैंने कहा ये बड़ी दूर की कौड़ी में बात कर रहा हूँ, है क्या सच ये तो भगवान ही जाने, कि जरा गौर करिए कि उसके संबंध गांधी परिवार से बड़े करीबी, केवल दलाली वाला नहीं, उसका बाप भी दलाली करता था इस परिवार के लिए, ये भी कर रहा है, और 7 साल से बंद है जेल में। प्लस जितने भी कुकर्म हुए 26/11 की दुर्घटना से संबंधित, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो AR अंतुले हो, चाहे वो सुशील कुमार शिंदे हो, चाहे वो शिवराज पाटिल हो, ये सबके सब कांग्रेसी, ये सबके सब कांग्रेसी। तो निश्चित तौर पर क्या वो क्रिश्चियन मिशेल है क्या वो, जिसको लाके मोदी सरकार ने कहा सुना कुछ नहीं, कहानी कुछ और सुनाई और लाके यहाँ लाद दिया, तो 7 साल से जेल काट रहा है। तो ये मगर एक बड़ा नाम उभर के आया है जो बड़ा रहस्य उद्घाटन है, कि इसको जरा गौर करिए कि अभी 24 घंटे गुजरे और 18 दिन उसकी होनी है, और अभी तो बहुत छन के निकल के आई ये खबर, लेकिन ये खबर बड़ी रोचक है और आगे इस पर जरा ध्यान देने वाला होगा। मतलब आप एक गंभीर इशारा कर रहे हैं क्रिश्चियन मिशेल की गिरफ्तारी ही और वहां से तहब्बुर राना का लिंक जुड़ रहा है, तो इसीलिए पूरे बेचैनी है कि इसने क्या कुछ बोल दिया। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए ढंग से, है ना? तो इस पूरा देश इस चीज का इंतजार कर रहा है, और यही बेचैनी, यही तिलमिलाहट है कि मुझे लग रहा है जितना डर पाकिस्तान को नहीं है, ये सिब्बल घुमा के पाकिस्तान की तरफ करा, जितना डर तहब्बुर को नहीं, क्योंकि तहब्बुर को तो भाई लोग, मुझे लग रहा है कि मूर्खतापूर्ण डिमांड करे, फांसी दे देना उम्र के। तहब्बुर को फांसी या जेल मायने नहीं रखता, तहब्बुर को फांसी देने के लिए हम नहीं लाए हैं। तहब्बुर उस सच की जानकारी, तहब्बुर को जिंदा रखना है, मारना नहीं है। तो इसका इंटेंशन मैक्सिमम समय इस बात को लेकर के, बहुत ज्यादा लोग वो कहते हैं ना कि बहुत इमोशनल होकर के, नहीं इसको बिरयानी नहीं खिलाना, जल्दी इसको फांसी दो। फांसी से क्या हो जाना ना, नहीं मनीष जी, वो भी ये जो मैं तीसरी बात बताना भूल गया था कपिल सिब्बल की, 2 तो बना, तीसरा ये कि अपने बयान में उसने कहा कि जो पाकिस्तान के लोग जिम्मेदार हैं, यानी पूरी तरह से पाकिस्तान, हिंदू, इंडिया के किसी आदमी का नाम ना लो, इंडिया के किसी आदमी की जांच ना करो, इंडिया में कौन आस्तीन का सांप इसके साथ था। तो ये 3 बातें इसके बयान की महत्वपूर्ण थी, बाकी तो ये बिल्कुल जो इसका धंधा है वही काम कर रहा था, और ये तीनों बातें मैंने आपको बताई। और क्या वो मनीष जी आप कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो इमोशनल लोग हो रहे हैं कि फांसी दे दो, हाँ, मतलब इसको मार दो, अरे इसको जिंदा रखने के लिए लाया गया है, इसको फांसी देने के लिए नहीं लाया गया है। ये मनीष जी, ये आपने बढ़िया मुद्दा उठाया, इस पे मैं बोलना चाह रहा था कि बिल्कुल फांसी नहीं होनी चाहिए इसको। और इसके उलट जो अजमल कसाब के लिए था, तो अजमल कसाब के लिए वास्तव में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के तहत वो प्रतिभा सिंह पाटिल ने पूरा कार्यकाल निकाल दिया, उसको फांसी की सजा माफ कर दी थी एक तरह से उसकी, उस पर कोई फैसला ही नहीं लिया था। तो अजमल कसाब को फांसी तत्काल हो जानी चाहिए थी, और उसका कारण समझिए कि अब अजमल कसाब ने जो पाप किया था उसके अलावा ना उसको कुछ आगे कुछ मालूम था ना पीछे कुछ मालूम था, वो साला हत्यारा था, किराए का हत्यारा था, और उसके लिए उसको मुकदमा चला, उसको फांसी दे देनी चाहिए थी। लेकिन ये तहव्वुर राना किराए का हत्यारा नहीं है, ये अजमल कसाब जैसे कुत्ते इसकी बदौलत आए थे यहाँ पे, उनका पूरा चार्ट बना के दिया था। तो ये बड़ा पापी है, और इसको जितना सड़ाया जा सकता है सड़ाया। इसको ये लोग बता रहे हैं बिरयानी खिला दे, अरे हम कह रहे बिरयानी ही खिला देंगे, कितने की बिरयानी खा लेगा एक दिन में? इस पे पैसा खर्चा हो और इसको जिंदा रखा जाए, और ये तरसे, ये रोज अपनी मौत का इंतजार करे और मौत इसके पास ना आए। इसकी सजा तो ये है, ये अगर इसको फांसी दे दी तो इसको तो मुक्ति मिल जाएगी। और इसीलिए ये मुकदमेबाजी कर रहा था अमेरिका के अंदर कि मुझको भारत ना भेजो, था फांसी लटक जाएगा तो कौन सी परेशानी, 65 साल तो जी लिया ससुरा, नहीं इसको अभी 85 साल ये जिए, 20 साल ये इसी तरह से इस पर मुकदमेबाजी और इसका इंट्रोगेशन होता रहना चाहिए।
और ये रोज तिल तिल करके मरे और पता नहीं इसको कब क्या याद आ जाए, कौन से कुकर। बिल्कुल ये 18 सर इतना घाघ आदमी 18 दिन के इंट्रोगेशन में थोड़ी कुछ बताएगा। हाँ इसको तो सड़ा करके लठ बरसा करके नमक डाल करके बर्फ की सिल्ली लंबा जिंदा रखना है, मैक्सिमम टाइम और, जिंदा रखना है। और इसीलिए दूसरे हमारे जो व्यूअर्स जो कहते हैं इस और पर बिरयानी कसाब की तरह नहीं खर्च करना है, इसे फांसी दे दो, लोग नहीं सड़क पे नहीं दिल्ली की सड़कों पे भी इंतजार आज नारा ये, लगा रहे ये थे इस बार। इसकी तुलना आप अजमल कसाब से कर ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं है। और दूसरा मनीष जी जो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है बोनस वाला, वो ये है कि जब तक ये जिंदा रहेगा आपके पास, तब तक आप जब चाहेंगे तब, हिंदुस्तान जब चाहेगा तब पाकिस्तान पे जूता बजा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ एक जिंदा सबूत भारत के पास है। अरे खाएगा जरा, 1000 रुपए रोज की बिरयानी खाएगा, वो कितनी खाएगा, तो पूरे कितने हो गए साल भर में, 3 लाख की बिरयानी हुई। अरे 3 लाख तो मेरे ख्याल से सर इस उम्र में बिरयानी यदि रोज खाएगा तो नीचे का भी तो अस्त्र शस्त्र काम करना चाहिए ना। हाँ नहीं, इसको बिल्कुल जिंदा रखे, बढ़िया बढ़िया तंदुरुस्त रहे ये, क्योंकि ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ तुर्क के पत्ते की तरह इस्तेमाल होगा। और अभी अंतरराष्ट्रीय सिर्फ मंचों पाकिस्तान पर नहीं, यहाँ पर रहने वाले भारत द्रोहियों के लिए भी तो खून जलाएगा ये कि कब क्या बोल जाएगा, कब क्या बोल हो जाएगा। सकता है कि सब्र टूटे, मौत मांगने लगे और बोले कि हम ये सच बता देते हैं, अब मौत हमें हाँ दे दो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए इसकी तुलना आप जो है कसाब से ना कीजिए, कोई हो ये ही नहीं कसाब नहीं है, ये भी बहुत सारा जहरीला सच अभी बता चुका है और ऐसा कुछ बताएगा कि देश ये चौंक जाए। ये सूचनाओं का भंडार है मनीष जी, सूचनाओं का भंडार है। और वो भंगीर भिखारी था, उसका कोई मतलब नहीं था कसाब।